नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो इस सीरीज में हम आपको एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जीके के, उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट में आया, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, सभी शिफ्टों का एक एक करके हम यहाँ पे निपटारा कर देंगे। अभी के लिए हम डेली एक पेपर को एनालिसिस करेंगे और साथ में उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा और जो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है वो भी यहाँ पे आपको बताएंगे। तो डेली एक पेपर करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा हम 2 पेपर डेली के करने लगेंगे, एक सुबह और एक रात को। तो 2 पेपर करने के बाद आपका जितना भी प्रीवियस ईयर है सब सोल्व हो जाएगा, आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो सब हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो हमारी जो ये पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल एसएससी हब का ज्वाइन कर सकते हो या सर्च कर सकते हो @SSC Hub 7, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आज फर्स्ट लेक्चर था तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दी है कहाँ पीडीएफ मिलेगा जो भी है। आगे से हम बिना इन्फॉर्मेशन दिए सीधा लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और जो भी आपका काम की बात होगी वो उनको ही बताएंगे। तो नेक्स्ट आपको दिखा भी देंगे कि किस प्रकार पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आज हम सॉल्यूशन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो जीके का पेपर आया है 28 दिसंबर 2020 को, शिफ्ट फर्स्ट का। इसके बाद 28 दिसंबर को जो शिफ्ट सेकंड का पेपर आया था उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। तो आप इन आंसर्स को पढ़ सकते हो, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर दूंगा क्योंकि मैं चारों आंसर्स नहीं बोलूंगा। यदि बोलूंगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। मैं सीधा आंसर बताऊंगा जो आपके माइंड में सीधा क्लिक करेगा। आप अपने मस्तिष्क पे थोड़ा जोर दीजिए कि आपको पता है तो आंसर का प्रयास करने का, यानी कि ये आंसर हो सकता है। मैं सीधा आंसर बताऊंगा आपको और उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है उसको यहाँ पे बताऊंगा। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है विजय बैंक और देना बैंक। इन दो बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को कर दिया गया। इस विलय के बाद जो बैंक ऑफ बड़ौदा है बीओबी, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन चुका है। यानी कि सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक फर्स्ट है एसबीआई, दूसरे नंबर पे है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, और तीसरे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकारिता की पटचित्र शैली किस राज्य की पुरानी और सबसे लोकप्रिय शैली है। जो पटचित्र शैली है किस राज्य की लोकप्रिय और पुरानी शैली है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा की जो पटचित्र शैली है वो सबसे प्रसिद्ध है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है पटचित्र शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, सीधा सीधा आपको लगाना है उड़ीसा की। और जो बिहार की जो चित्र शैली है सबसे प्रसिद्ध है वो क्या है, मधुबनी। मधुबनी, इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों का राज्य सदस्य नहीं है। यानी 7 सिस्टर्स में कौन शामिल नहीं है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनको क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें हिंदी में बोले तो। इनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम है जो 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य शामिल हैं वो आपको बताता हूँ। जो हमारे भारत का नक्शा है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन है, ये 7 सिस्टर्स में शामिल है। यहाँ पे जो आपको ये चिकन नेक बोलते हैं इसको, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। यहाँ से त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये 7 राज्य हैं जो कि 7 सिस्टर्स में शामिल हैं, जबकि सिक्किम 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, द हेग में। द हेग एक स्थान है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कब स्थापित हुआ था, ये हुआ था जून 1945 को। जून 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो इसके बारे में आप बताइए।
तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आती है और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015। तो फ्रेंड्स, आपको जो PDF मिलेगी वो कुछ इस प्रकार मिलेगी। क्वेश्चन होगा, आंसर पे टिक किया होगा यानी हाईलाइट किया होगा। साथ में जो मैंने बोला है एक्सप्लेनेशन में वो सब कुछ होगा। जैसे मैंने बोला है बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का, इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है और विजय और देना बैंक का विलय BOB में कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर हाईलाइट और साथ में जो मधुबनी है बिहार की है। ऐसे फैक्ट थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ बट आपको कम फैक्ट में याद करने हैं। जैसे मैं फैक्ट बढ़ाते जाऊँगा धीरे धीरे वैसे वैसे आपके भी फैक्ट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा फैक्ट दे दूंगा तो आपका दिमाग यहाँ पे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि सेवन सिस्टर में कौन शामिल नहीं है? सिक्किम। यहाँ आंसर क्या कर दिया? हाईलाइट। और साथ में जो 7 सिस्टर्स के नेम हैं यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ऐसे करके ये सारी PDF आपको दे दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो द हैग इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्यालय है, यहाँ पे सब कुछ कभी स्थापना हुई, बालिका योजना, ये सब यहाँ पे दे दी गई है। तो चलिए वापस से चलते हैं हमारी जो क्लास है उसके ऊपर। आज ये सब कुछ बता रहा हूँ, आज के बाद नहीं बताऊँगा भाई बार बार, तो स्विच करते हैं क्लास के ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बात किसने कही थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने बोला? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक द्वारा बोला गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग की और बाल गंगाधर तिलक को अन्य नाम क्या क्या है? इन्हें लोकमान्य बोलते हैं और भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। और साथ ही इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 2020 का संस्करण हुआ है गुवाहाटी में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का फर्स्ट संस्करण कब हुआ? जो फर्स्ट संस्करण है वो 2018 में हुआ और कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया का पहला संस्करण यानी पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब खेले गए? यानी 2018 में और कहाँ? दिल्ली में खेले गए। 8 क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन दोनों देशों में फैला हुआ है। तो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं? एशिया महाद्वीप में थार के अलावा टकला मकान के अलावा चोलिस्तान, क्यूजी कुलम और काराकुम। ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बताए हैं मरुस्थल बताए कहाँ स्थित है? एशिया में। दोबारा बता देता हूँ, थार, टकला मकान, चोलिस्तान, क्यूजिकुलम और काराकुम, ये सभी क्या हैं? एशिया में स्थित क्या है? मरुस्थल है। 9 नंबर क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है या कौन सा भगवान का मंदिर है? सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा का मंदिर है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 10th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो जोजिला मार्ग है, जो श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। ये जो मार्ग हैं इन मार्ग को दर्रे बोले जाता है, यानी कि यहाँ पे था श्रीनगर और यहाँ पे क्या है? लेह। इनके बीच में पहाड़ों के बीच में जो सकरी गलियाँ या रास्ते होते हैं उन्हें दर्रा बोला जाता है। जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा है
जो है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा क्या क्या है? जो सिक्किम को चाइना से जोड़ता है, चाइना मतलब चीन, जो भारत और चाइना को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा, जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है। यानी कि चीन से डायरेक्ट नहीं, तिब्बत से जोड़ता है, लेकिन तिब्बत अब किसका हिस्सा है? चीन का ही हिस्सा है। तो ऐसे करके हमने आज 2 दर्रे पढ़ लिए। ऐसे करके लगभग 10 के आसपास दर्रे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन है, कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। जो कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, भारत का सबसे बड़ा। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको तो मिलेगी, जो मैं बोल रहा हूँ। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कौन सा है? कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। इसकी जो विद्युत क्षमता है वो विद्युत बनाने की 6000 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की सूची में शामिल है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का शॉर्टकट नेम है CIL। इसे क्या बोलते हैं? कोल इंडिया लिमिटेड। जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। कोल इंडिया का एक फैक्ट और समझ लीजिए, यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। यह भारत की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मोल। मोल है जो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए काम में लिया जाता है। यानी कि मोल किसका मात्रक है? पदार्थ की मात्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अर्ध उच्च गति यानी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलाई गई? तो सीधा सीधा ना पूछ के घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य सबसे पहले चलाई गई? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया गया। इसको कब शुरू किया गया? 15 फरवरी 2019 को इसे शुरू किया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस का दूसरा नाम क्या है? यानी इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा क्योंकि रेलवे में यह आ सकता है कि ट्रेन 18 कौन सी ट्रेन है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। यह भारत की अब तक की दूसरी सबसे हाई स्पीड ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ। तो बताइए कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ, तो कब हुआ? इसका राइट आंसर है 1556 में जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो हुआ। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें विजय किसकी हुई? अकबर की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ? सेकंड तो यहाँ पे है, फर्स्ट और थर्ड के बारे में बताता हूँ। पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ वो 1526 ईस्वी में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर और लोदी के मध्य हुआ। इसमें किसकी विजय हुई? बाबर की। फर्स्ट युद्ध 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य बाबर की विजय हुई। जबकि जो थर्ड युद्ध हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध वो कब हुआ? वो हुआ 1761 ईस्वी में, यानी कि 1761 में। किस किस के मध्य हुआ? मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य, यानी जो मराठा है वर्सेज अहमद शाह दुर्रानी। इसमें किसकी विजय हुई? अहमद शाह दुर्रानी की विजय हुई और मराठा लोग हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? सीधा सीधा ये क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। तो इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ये प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? ये कब की गई? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इनके अलावा जो नीचे दे रखे हैं इन्होंने भी किसी न किसी समाज की स्थापना की, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। जो राजा राम मोहन राय है इन्होंने किसकी समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की? 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई।
और ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने किसकी समाज की स्थापना की? आर्य समाज की। कब की? ये की 1875 में। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की गई स्थापना की गई। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में की। इन फैक्ट्स को भी ध्यान रखिएगा आप। दोबारा बता देता हूँ, प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में स्थापित किया। ब्रह्म समाज किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1828 में। जबकि रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 में स्थापित किया। इन फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। हैंड राइटिंग खराब है, बट जो फैक्ट्स दे रहा हूँ वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगी के लेखक कौन है? ये जो क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से आया है। ये राजतरंगी क्या है? एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो आपको बुक एंड ऑथर को भी पढ़ना है। तो एक एक करके जितनी भी बुक आ चुकी हैं वो सब फिनिश करवा देंगे यहाँ पे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जो राजतरंगिणी है वो कल्हण द्वारा लिखी गई है। कल्हण ने क्या किया है? राजतरंगिणी को लिखा है। और जो ये राजतरंगिणी है कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये भी फैक्ट पूछा जा चुका है। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है राजतरंगिणी। देखिए, कालिदास की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है कालिदास की, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। चंद्रबरदाई की पुस्तक क्या है? पृथ्वीराज रासो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। मैं आपको एक चार्ट बताता हूं। ये है ठोस, ये द्रव, ये गैस। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल ठोस में होगी, उसके बाद द्रव में, और गैस में सबसे कम चाल होगी किसकी? यानी ध्वनि की। और निर्वात में तो ध्वनि क्या करेगी? यात्रा ही नहीं कर सकती। यानी ध्वनि निर्वात में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकती है। ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि। अनुदैर्ध्य का मतलब है इस प्रकार, यानी कि ये जो लाइन दिख रही है ऐसे गति करती है। ये डॉटेड, ये देखिए, ये कहाँ कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसे करके। जबकि जो अनुप्रस्थ होती है वो इस प्रकार गति करती है, यानी किसी सरफेस के लंबवत गति क्या करती हैं? अनुप्रस्थ। जबकि ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य। आप इस फैक्ट को ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में आ चुका है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है? तो मैं आपको इसके बारे में फैक्ट बताता हूँ, इतने आप सोचिए। ये देखिए, ये भारत का जो ये भाग है जो पानी से टच है, यानी कि यहाँ पे तटरेखाएं बनेंगी। गुजरात से शुरू होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल तक क्या है? ये तटरेखा सटी हुई हैं, यानी यहाँ पे तटरेखाएं हैं। जो गुजरात की तटरेखा है वो सबसे बड़ी तटरेखा है। लगभग 1600 किलोमीटर तटरेखा क्या है? गुजरात की है। और एक फैक्ट और जान लीजिए, जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि कितनी तटरेखा बनाती है? मुख्य भूमि बनाती है 5422.6 किलोमीटर की। ये आप सीधा सीधा याद रखे हो, 5422 किलोमीटर, यानी कि मुख्य भूमि है 5422। और जो अपने द्वीप हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और जो शैवाल द्वीप हैं, वो कितनी बनाते हैं? 2094 किलोमीटर की क्या बनाते हैं? तटरेखा बनाते हैं। टोटल इनको मिला दिया जाए तो ये 7516.6 यानी 7516 किलोमीटर की सीधी सीधी तटरेखा बनाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की कुल तटरेखा कितनी है, तब बताएंगे 7516 किलोमीटर। मुख्य भूमि की पूछी जाए तब बताएंगे 5422, और द्वीपों की पूछी जाए तो जब बताएंगे 2094 किलोमीटर क्या है? द्वीपों की तट रेखा है।
जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की है। उसके बाद यदि पूछी जाए तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा पूछी जाए तो वो कौन सी है, आंध्र प्रदेश की। जो दक्षिण भारत है उसकी सबसे लंबी तटरेखा पूछी जाए तो कोई बताएंगे आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत की। या पूछी जाए कि पूर्वी तट, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो ये है पश्चिमी तट और ये है पूर्वी तट। पूर्वी तट की सबसे बड़ी रेखा या सबसे लंबी रेखा किसकी है, आंध्र प्रदेश की। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो लोकसभा है उसमें अधिकतम कितने लोग बैठ सकते हैं, यानी 550 लोग लोकसभा में अधिकतम हो सकते हैं अभी के हिसाब से। यानी कि लोकसभा का जनक किसे माना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो जीवी मावलंकर है, जीवी मावलंकर को क्या माना जाता है, लोकसभा का जनक माना जाता है। और दो फैक्ट्स और जान लीजिए, लोकसभा को क्या बोलते हैं, निचला सदन, या इंग्लिश में बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल, क्या लोकसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। और सबसे लंबी और सबसे छोटी लोकसभा कब रही, ये ध्यान रखिए आप। सबसे लंबी लोकसभा रही 1971 से और 77 के मध्य सबसे लंबी लोकसभा रही। जबकि सबसे छोटी लोकसभा कब रही, 1988 से 1999 के मध्य, यानी सॉरी ये जो 1988 नहीं है, 1998 से 1999 के मध्य सबसे छोटी लोकसभा रही। यानी कि सबसे जल्दी लोकसभा कब भंग हो गई, 1998 और 99, यानी एक साल के लिए। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6 साल के लिए लोकसभा रही। सबसे बड़ी लोकसभा 1971 से 77, सबसे छोटी लोकसभा 1998 से 1999। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा रोग विषाणु से होता है। इसका राइट आंसर है चिकन पॉक्स, जो विषाणु या वायरस से होता है। चाहे तो विषाणु बोल दो, इंग्लिश में इसे वायरस बोलते हैं। तो जो चिकन पॉक्स होता है उसका वायरस क्या होता है, यानी कि उसका वायरस होता है वेरिसेला जोस्टर। जो वेरिसोला जोस्टर है वो चिकन पॉक्स का वायरस होता है। और चिकन पॉक्स में कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, वेरिसेला नाम की वैक्सीन लगाई जाती है। और आप ध्यान रखिएगा कि वायरस या विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। विषाणु से होने वाले रोग हैं चेचक, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, सोर्स, जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस हुआ वो भी विषाणु यानी वायरस वाला ही क्या था, वायरस था। रेबीज, डेंगू बुखार, खसरा, जुखाम, खांसी, ये सभी क्या हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं। आप इनको याद कर लेना, जो नेक्स्ट क्लास आई शायद उसमें उसकी ट्रिक बना के मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है सेरीकल्चर जो किससे संबंधित है, रेशम की खेती से। दूसरा फैक्ट ये है कि जो एक शब्द होता है सिल्वी कल्चर, यहाँ पे आपको लिख देता हूं, सिल्वी कल्चर। जो सिल्वी कल्चर है वो किससे संबंधित होता है, वो संबंधित होता है चारों फसल और ये खेती, यानी खेती से सीधा सीधा या चारा जो फसल होती है खेत में उससे संबंधित क्या होता है, सिल्वी कल्चर। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर करेगा, सेरीकल्चर रेशम और सिल्वी कल्चर खेती या फसल से संबंधित। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया नाम बताइए। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है हर साल कोई ना कोई घोषित करता है विश्व पर्यावरण दिवस पे, तो इसके बारे में बताइए कि उन्होंने क्या घोषित किया, कौन सा विषय घोषित किया। तो इसके लिए उन्होंने एक विषय यानी घोषित किया बायोडाइवर्सिटी, यानी जिसे बोलते हैं जैव विविधता। तो इससे क्या क्या फैक्ट है, जो विश्व पर्यावरण दिवस है कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। 1974 से हर साल यह मनाया जाता है, यानी कि 1974 से लगातार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर है पिनाका। पिनाका है जो DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है।
डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डीआरडीओ का पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ये भारत के लिए काम करता है। ये भारत का जो सार्वजनिक क्षेत्र है यानी सरकारी संगठन है डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा स्मारक है जो दिल्ली में स्थित नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा यूपी में स्थित है। यूपी के कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। जबकि जो ये तीनों फैक्ट दे रखे हैं यहाँ पर, हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है, इंडिया गेट भी दिल्ली में है, अलाई दरवाजा भी कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। अब इससे फैक्ट देखिए, जो बुलंद दरवाजा है जो गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा लाया गया यानी बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा की, जिसे नमक मार्च या दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? सीधा सीधा फैक्ट पूछ रहा है कि दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नवसारी। नवसारी जिले में क्या है? दांडी स्थित है। अब इससे अन्य फैक्ट समझिए, जो दांडी मार्च या नमक मार्च शुरू किया गया वो कब शुरू किया गया? मार्च 1930 को। कब शुरू किया गया? मार्च 1930 को। और जो ये सूरत है, जो सूरत कहाँ पे स्थित है? जो ये आप ये सूरत देख सकते हो, सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये फैक्ट पूछा जाता है, ये थोड़ा गलत हो गया, ताप्ती नदी, सीधा ताप्ती नदी के किनारे क्या है? सूरत स्थित है। और जो कच्छ है, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा जिला भारत का कौन सा है? कच्छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, अब तक के भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। 6th यानी 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। और ये निर्विरोध चुने गए। और कब से कब तक थे? ये 1977 से और 1982 के मध्य ये क्या थे? राष्ट्रपति थे। 1977 से 82 के मध्य भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 के 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ए अच्युत नथुम्बुरी को 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है लेटेस्ट में, आपको करंट से देखकर उसे याद कर लेना है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये पुराना हो चुका है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नया ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी जो दिया गया है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है कौन से साल आया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो आया था। बार बार इसे संशोधित किया गया। लास्ट बार जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया उसको 1991 में संशोधित किया गया था। यानी कि जो 1991 वाला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वही अब तक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? यानी ये पूछ रहा है यूएनएससी। यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और इसका जो स्थायी सदस्य है इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा जापान यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है। यानी कि यूएनएससी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें 3 तो ये हैं चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। चौथा है रूस, और रूस के बाद में है यूएसए यानी अमेरिका। यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन और रूस, ये जो 5 सदस्य हैं क्या हैं? ये स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ सहजीवी संबंध क्या होता है। सहजीवी संबंध में जीव एक साथ रहते हैं, यानी 2 जीव अलग अलग भी होते हैं वो एक साथ रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन है जो सहजीवी संबंध को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मालदीव। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य कौन कौन से देश हैं और इसकी स्थापना कब हुई? तो जो ये बिम्स्टेक है इसकी स्थापना 6 जून 1900, यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 जून 1997 को की गई बिम्स्टेक की स्थापना। इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? 7 टोटल सदस्य देश हैं, जिनमें से 3 आपके सामने दिख रहे हैं, भारत, भूटान और नेपाल। और इनके अलावा 4 कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ये 4 ये हो गए, 3 ये हो गए। बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत, भूटान और नेपाल, ये 7 देश है बिम्स्टेक के सदस्य हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म अभी तक तो पूछी नहीं गई है, बट पूछ सकता है और नहीं भी पूछ सकता, क्योंकि बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म है वो बहुत लंबी है। इसकी फुल फॉर्म मैं बताता हूँ आपको, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इतनी लंबी है तो एग्जाम में ना पूछने, एग्जाम में इससे पूछने से बचता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश, यानी कौन से 2 देश भूमिबद्ध हैं? भूमिबद्ध का और क्या क्या नाम है? भूमिबद्ध को बोलते हैं स्थलबद्ध देश या लैंडलॉक्ड कंट्री। ध्यान रखिएगा, लैंडलॉक्ड कंट्री का नाम तो आपने सुना ही होगा। भूमिबद्ध का मतलब होता है जो भी देश है या स्थान है उसके चारों ओर क्या हो? देश ही हो, उसके चारों तरफ अन्य देश स्थित हो, यानी कि उनके आसपास पानी स्थित ना हो। जैसे भारत है, भारत के ऊपर की तरफ तो क्या है? भूमि वाले देश हैं, जबकि नीचे क्या है? पानी स्थित है। तो भारत लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, जबकि जो कई देश हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दक्षिणी अमेरिका के कौन से देश लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, यानी कि पराग्वे और बोलिविया हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। किसका? दक्षिणी अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर, वे गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, यानी 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इनके पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। इन्होंने किसकी स्थापना की? खालसा पंथ की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इनका जन्म कहाँ हुआ? पटना बिहार में। ये आप याद रखना, पटना बिहार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, इनके पिता हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो। खालसा पंथ की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलो है और चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 60 किलो ही होगा। जो द्रव्यमान होता है कहीं भी नहीं बदलता है, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, सूर्य पर हो या पर कहीं पर भी हो। जो द्रव्यमान होता है हमेशा स्थायी होता है। द्रव्यमान यहाँ पे भी 60 किलो है और चंद्रमा पे भी 60 किलो होगा, और चाहे कहीं चले जाओ द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, भार में परिवर्तन होता है। यानी जो भार बोला जाता है उसमें परिवर्तन होता है। भार गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर। जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है शिमला। जो भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, यानी आलू के ऊपर जो रिसर्च होती है वो शिमला में होती है। इसका फैक्ट जान लीजिए कि ये पहले कहाँ स्थित था? जब भारत आज़ाद हुआ, यानी तब इसको 1949 में स्थापित किया गया, तब ये बिहार के पटना में स्थित था। बाद में कुछ कमेटियों ने इसकी सिफारिश की, उसके बाद यहाँ पे 1956 में इसे शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। जैसे मैं थोड़ी बहुत ये कहानियाँ या फैक्ट्स बताता हूँ, इसके आधार पर आपको ये याद रहेगा। पहले ये बिहार में था, बाद में शिमला में शिफ्ट कर दिया गया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिट मिशन को शुरू किया गया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2013 में मार्स ऑर्बिट मिशन को लॉन्च किया गया। यानी कि इसे पहले तो लॉन्च कर दिया, उसके बाद जो भारत है सबसे पहला देश बन गया जो एक ही बार में मार्स मिशन को क्या दिया? सक्सेस दिया। वैसे तो दूसरा है, यानी कि पहले
कुछ देश क्या कर चुके थे, मार्स पे अपना मिशन भेज चुके थे। एशिया का पहला देश बन चुका है जो पहली बार में क्या कर चुका है, मंगल ग्रह यानी मार्स पे अपना मार्स ऑर्बिट मिशन यानी MOM मार्स ऑर्बिट मिशन यानी मंगलयान मिशन को लॉन्च किया है। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबंटू क्या है, बताइए इसका राइट आंसर। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। देखिए आपके एनटीपीसी में कंप्यूटर साइंस जीके इन सभी का वेटेज थोड़ा थोड़ा रहता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको बताता हूँ। आपने सुना तो होगा विंडोज, मैक, OpenBS, उबंटू, डोस, यूनिक्स, लिनक्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोबारा बताता हूँ कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, मैक, लिनक्स, यूनिक्स, डोस, एंड्रॉयड और मैक OS, ये सभी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस भाग को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये सभी को पता होगा जिन्होंने बिल्कुल मामूली सा कंप्यूटर भी पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर है CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में URL का पूरा नाम क्या है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका नाम है। ध्यान रखिएगा आप कंफ्यूज ना हो, बार बार इसको रट लीजिएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये क्या है, URL का पूरा नाम है। कंप्यूटर में कुछ फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। कंप्यूटर का आप यहाँ पे देखिए 3 या 4 क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के, तो ये पूछे जाते हैं RRB NTPC में। जो CBT 1 है उसमें केवल 40% पूछे जाते हैं और CBT 2 है उसमें 50% जीके के पूछे जा चुके हैं। आज का जो पेपर था हमारा 28 दिसंबर 2020 का CBT 1 का फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। 40 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब जो कल या नेक्स्ट पार्ट में जो लेक्चर आएगा उसमें 28 दिसंबर 2020 की शिफ्ट सेकंड का पेपर हम सोल्व कराएंगे और यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये। यदि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।